हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वापस स्वागत करता हूं अपने चैनल एकेडमिक सक्सेस विथ निशांत में। और हम लोगों ने देखा था एंशिएंट इंडिया में प्राचीन भारत, जिसमें उपिंदर सिंह की किताबों का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। और ये तीसरा चैप्टर है जो मैं आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। और अगर आप डिटेल में मेरे बारे में जानना चाहेंगे तो कृपया करके पहले की वीडियो को देखें। और मेरा उद्देश्य है कि नेट जीआरएफ के साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जैसे पीसीएस और यूपीएससी में भी इस इतिहास के अध्ययन से आपको लाभ मिले। तो आइए चलते देखते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में है। मेरा मूल उद्देश्य ये भी बता देना चाहूँगा कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा पाऊँ। तो इसके लिए मैं अपने किताबों का नोट्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में भी जल्दी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा। पहले के भी नोट्स को मुझे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, और साथ ही इस चैप्टर का भी, जो मैं जल्द से जल्द आप लोगों को मुहैया कराने का प्रयास करूँगा अपने चैनल टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो आइए देखते हैं कि चार्ल्स मैसन जो है 1826 में जो एक एडवेंचरर थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उन्होंने पंजाब में और साहिवाल डिस्ट्रिक्ट जो है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे वो घूमने के लिए जाते हैं। और उसके बाद वो ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहाँ पे अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था। और उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ जुटाई। और उनके साथ एक और व्यक्ति थे अलेक्जेंडर बर्न्स, वो भी हड़प्पा में विजिट करते हैं। परंतु वो जो जानकारी प्राप्त करना चाहते थे अलेक्जेंडर महान के बारे में, वैसा वो इकट्ठा नहीं कर पाए। और उसके बाद 1850 के बाद अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आता है, जो 1872 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम हेड बनते हैं। और ब्रिटिश लोग जो ज़्यादातर घुमंतू होते थे और अपने प्रशासनिक कार्यों के अलावा उन्हें भारत के इतिहास और प्राचीन इतिहास में विशेषकर बहुत रुचि थी। इस वजह से अगर आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में जितनी भी बड़ी बड़ी खोजें हुई, उसमें ज़्यादातर हाथ जो है ब्रिटिशर लोगों का ही रहा है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से भारत में जो है डी.आर. भंडारकर, सब लोग जानते हैं कि दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में जो है वो हड़प्पा की जो है खुदाई की। और उसके बाद आर.डी. बनर्जी साहब और अन्य व्यक्तियों ने भी हड़प्पा के अलग अलग चीज़ों की खोज की। चार्ल्स मैसन जो है वो हड़प्पा के जो टीला था इसकी वो खोज करते हैं। और इसके दौरान उनको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। और बहुत सारे सिद्धांत हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता के कि किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ और इसका विस्तार किस प्रकार से भारत में हुआ। तो एक जगह है जो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व 8000 ईसा पूर्व के में जेरिको नामक एक जगह पर, जो कि जॉर्डन में पड़ता है, वहाँ से कहा जाता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता का शुरुआत हुआ। और कैटल ह्यूक भी, जो टर्की में पड़ता है। तो ये तो याद रखने वाले तथ्य हैं कि जेरिको और कैटल ह्यूक, जेरिको जॉर्डन में है और कैटल ह्यूक तुर्की में है। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता को मायन सिविलाइजेशन से भी जोड़ा जाता है, जो मेसोपोटामिया से संबंधित है। माइसिनियन सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस से संबंधित है। और इनका सिविलाइजेशन ऑफ पेरू, यहाँ पर डिडेंट इन लोगों का जो है पेरू में जो सिविलाइजेशन था, इनका सिविलाइजेशन, उसके साथ ये कहना चाहते हैं कि इतिहासकार जो रविंद्रनाथ ये जो लिख रही हैं उपिंदर सिंह, वो कहना चाहती हैं कि पेरू नामक जगह पर जो लिखने की व्यवस्था थी वह हड़प्पा सभ्यता की लिखाई व्यवस्था से पूर्णतः डिफरेंट थी। और इसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं समकालीन थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो इस पैराग्राफ का उद्देश्य बस यही बताना था कि वो कौन कौन से सिविलाइजेशन हैं जो भारतीय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन से जुड़े हुए थे। तो उसमें जेरिको जो जॉर्डन में है आज के आधुनिक में, और कैटल ह्यूक जो तुर्की में है, और साथ ही मायन सिविलाइजेशन जो मेजो अमेरिका जो मेसोपोटामिया से संबंधित है, माइसिनियन जो ग्रीस सिविलाइजेशन से है। ये जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता के समकालीन रहे किसी न किसी तौर पे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे।
इनका सिविलाइजेशन जो पेरू में था, उनके लिखने की व्यवस्था जो है थी ही नहीं। वो किस तरह से सरवाइव करते थे वो, और जाहिर सी बात है कि ऐसा सिविलाइजेशन जो है वो प्रिमिटिव सिविलाइजेशन होगा, और ये आदि मानव संस्कृति पर ही आधारित रहा होगा। खैर, तो आगे देखते हैं क्या कि सबसे पहला अध्ययन, जो सबसे पुराना प्रयास किया गया था कि सिटी को डिफ़ाइन किया जाए, तो भी गॉर्डन चाइल्ड ने 1950 में डिफ़ाइन करने का प्रयास किया था कि सिटी और कुछ नहीं है बल्कि एक रिवॉल्यूशन है इकोनॉमिक सिस्टम में, जिसमें जैसे आर्थिक व्यवस्था, अगर आपके पास एक सामान का उत्पाद एक से, अगर मान के चलिए कि ये पॉटरी है जो कि जिसका आप निर्माण कर रहे हो, या कोई सोसाइटी है जो पॉटरी का निर्माण कर रही है, और कुछ समय के बाद जो है वो ये लोग जो है एक सिंगल इंडिविजुअल अपने अपने पॉटरी बना रहे हैं, और इसके बाद एक ऐसी व्यवस्था आती है जहाँ पर जिस सिस्टम के दौरान एक इनका रूलर होता है, एक इकोनॉमिक सिस्टम बनती है, एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें सभी पॉटरों को जो है वो एक जगह इकट्ठा किया जाता है, गिल्ड सिस्टम बनाया जाता है, जिसका नाम आपने सुना होगा, गिल्ड सिस्टम, जिसमें सभी लोग एक संगठित होके और उसके बाद किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, विकास करते हैं। तो इसमें डेवलपमेंट का, इसमें प्रोडक्टिविटी का, उत्पादन का जो रेशियो है, जो आउटकम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल अगर 3 इकाई पॉटरी का निर्माण कर पा रहा है और एक इकोनॉमिकल सिस्टम के तहत, जिसे आप गिल्ड सिस्टम भी कहते हैं, उसके तहत अगर प्रोडक्शन सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है तो उसके फलस्वरूप इनकम भी, अर्निंग भी हाई होगा, और इसी को वो रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं। रिवॉल्यूशन इस सेंस में है कि क्रांति, ये 2 सेंस में है। इकोनॉमिक्स के सेंस में है ह्यूज प्रोडक्शन। अगर नॉर्मल सिस्टम है, सभी लोग दो विकास की 2 अवस्थाएं हैं, अगर आप ऐसे समझें कि प्रथम स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में सभी मानव अलग अलग होके समाज के अपने अपने ढंग से उत्पादन कर रहे हैं, परंतु सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है कि सब लोग एक दूसरे के साथ ग्रुप बना रहे हैं, समूह बना रहे हैं, और उसके बाद प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्शन हाई होगा, क्योंकि इनका केयर टेकिंग होगा। एक के पास अगर सामान की उपलब्धता कम भी है, पैसों की या किसी और चीज़ की आवश्यकता है, तो इसको जो है इन लोग का जो गिल्ड का जो अध्यक्ष होगा या जो रूल होगा उसके तहत इसको मदद पहुंचाई जाएगी। तो एकजुटता होने पे जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और इसी को गॉर्डन चाइल्ड जो है वो कहते हैं कि जब मान के चलिए कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी किसान ने के एक प्लॉट पे कोई फार्मर ने अगर कोई अपना क्रॉप उगाया है, और उस क्रॉप को वह जो है एक बगल वाले गांव में या बगल के कहीं दूसरे जगह पे जाकर वो बेचता है, तो इसके आप देखेंगे कि अगर फार्मर को अगर इनकम बेटर होता है, क्रॉप प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगा, और वो अपना सामान यहाँ बेचेगा और उसके बाद यहाँ बेचेगा, अपना सरप्लस प्रोडक्शन ही जाहिर सी बात है बेचेगा। उसके सरप्लस प्रोडक्शन कहने का अर्थ है कि जो जितना उगाता है उसको कुछ परसेंट वो खपत करेगा और बाकी को बेच देगा। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ जाए, और प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, जब ज़मीन की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाएगा, उसके इरिगेशन पे और सीड क्वालिटी पे फोकस किया जाएगा, और फार्मर को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो प्राचीन समय में जब गांव जब शहर बन रहे थे, सिटी बन रहे थे, तो हो क्या रहा था कि क्रॉप प्रोडक्शन करने वाले फार्मर जो है अपना सरप्लस प्रोडक्शन विलेज को दे रहे थे, और उसके बाद बच जाता था तो वो किंग को दे देते थे, या बड़े बड़े ट्रेडर को दे देते थे। बड़े ट्रेडर जो है सिटी में जाके अपने सामानों को बेचते थे। तो ऐसी स्थिति में जो सिटी है हमारा, वो सीधे तौर पे विलेज के ऊपर डिपेंडेंट है, फार्मर के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके सरप्लस प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है। तो सिटी के विकास में सीधे सीधे फार्मर का जो है हाथ रहा, और इसी को वो गॉर्डन चाइल्ड कहते हैं कि जब ये सरप्लस प्रोडक्शन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, और यहाँ से विलेज और विलेज से सिटी की ओर जब मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए, इस मूवमेंट ऑफ जो फूड प्रोडक्शन है, फूड का जो मूवमेंट हो रहा है,
अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो सिटी जो है धीरे धीरे एक्सपेंड करेगा। और एक्सपेंशन के पीछे भी एक कारण है कि अगर मान के चलिए सिटी में अगर लोगों को कम दाम पे सामान अगर उपलब्ध मुहैया हो जाएगा तो वो अपने पैसों को किसी और काम में इन्वेस्ट कर पाएंगे, जैसे ट्रेड में, क्योंकि सिटी का सारा इकोनॉमिकल सिस्टम जो है वो ट्रेड पर ही आधारित होता है। ट्रेड के बगैर काम नहीं चल सकता है सिटी का। तो अगर ट्रेड में इन्वेस्टमेंट होगा तो सिटी का और एक्सपेंशन होगा, बाहर से रेवेन्यू जनरेट होके आएगा और सिटी के जो गरीब लोग हैं वो भी सरवाइव कर पाएंगे और जो लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी कम होगा। तो सीधे सीधे कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात है और लिविंग स्टैंडर्ड की भी बात है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर कम होगा तो लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड अगर हाई होगा तो जाहिर सी बात है हेल्थ बेटर होगा। अगर हेल्थ बेटर होगा तो इसका फलस्वरूप क्या होगा कि जो वेस्ट मतलब जो बेकार का खर्च हेल्थ के ऊपर लोग करते हैं वो बचेगा। इससे जो स्टेट है, जो सरकार है, वो अच्छी स्थिति में होगी और अपने पैसे को, रेवेन्यू को वो सिटी के बेहतरी में, जैसे सिक्योरिटी में या न्यू इनोवेशन में या लिटरेचर और आर्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए गॉर्डन चाइल्ड ने जो सिद्धांत दिया था वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ही उपादेय है और बहुत सही है। तो अब आगे मूव करेंगे और कुल मिला के हम लोगों ने यही देखा कि किस प्रकार से शहर का विकास होता है, गांव से शहर बनता है और उसके पीछे जो है योगदान होता है सभी लोगों का, खासकर विशेषतर जो किसान हैं उनका योगदान होता है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं और आगे देखते हैं, मूव करते हैं आगे की ओर। अर्बन रिवॉल्यूशन जो है वो सडन और वायलेंट नहीं था। जाहिर सी बात है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, कि ये संभव नहीं है कि जो है आक्रामकता के साथ या किसी विशेष पॉलिसी के तहत आप एक विलेज को एक बड़े से शहर में कन्वर्ट करता देख पाएँ, क्योंकि अंततः एक विलेज ही सिटी बनता है। बाहर से कोई नई सिटी अपने आप नहीं बनती है और उसके पीछे सारा सिस्टम होता है, इकोनॉमिकल सिस्टम होता है, जिसमें सभी लोग अपना अपना बेहतरीन योगदान देते हैं, चाहे वो फार्मर हों, पीजेंट हों या जो भी हों। मेनली फार्मर और पीजेंट का ही योगदान होता है, लेबरर का योगदान होता है किसी भी, अगर आप देखें किसी भी इकोनॉमिक्स में, तो इंडिया को देखें या रसिया को देखें या किसी को भी देखें, तो आपको ये चीज़ गौर करने वाला मिलेगा कि जो हमारा इकोनॉमी का बेस है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के ऊपर, इन्हीं कंधों के ऊपर जो है दारोमदार होता है डेवलपमेंट का। तो वीडी चाइल्ड ने है जो 10 सिद्धांत दिए और जिससे वो बताना चाहते हैं 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिसके द्वारा सिटी को हम रिकॉग्नाइज करते हैं या सिटी के को ये मतलब बता पाते हैं कि सिटी का ह्यूज डेवलपमेंट हुआ है। तो ये बहुत सारे सिद्धांत हैं और बहुत ही आसान है। आप आसपास अगर आप देखें अपने शहर के विकास होते हुए देख पा रहे होंगे तो बहुत बेहतर से समझ सकते हैं और ये मुझे लगता है कि बहुत लॉजिकल है, बहुत आसान है, इसीलिए इसका डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे शहर में क्या क्या होगा, कौन कौन से फीचर्स हैं, एक सिटी होगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि जो आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट है, जो बिल्डिंग्स हैं वो बड़े बड़े होंगे ही और जो उन लोग का चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो या क्लीननेस हो या सिक्योरिटी हो, ये बहुत बेहतरीन होगा, एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन होगा, हेल्थ होगा और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बेहतरीन होगा और जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, जो ट्रेड का मूवमेंट है, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज़ है वो भी बहुत बेहतरीन होंगे। तो ये सारे फीचर जो है वो बताते हैं, आर्ट्स एंड लिटरेचर होंगे वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि किस तरह से जो है गांव शहर में की तरफ से की ओर विकसित होती हैं। और इसके जुड़े सिद्धांत जो है मैक एडम्स ने भी दिया था, जो रिलेशनशिप वो बताते हैं कि किस प्रकार से शहरी क्षेत्र और इसके आसपास के जो हिंटरलैंड जो अगल बगल के जो क्षेत्र होते थे सिटी के, उसी को हिंटरलैंड कहते थे। तो किस प्रकार से दोनों आपस में कनेक्टेड थे, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे ख्याल से आप देखें यहाँ पर नीचे में 10 कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, तो ये यही है कि सिटी जो है ज़्यादा पॉपुलेशन होता है और उसमें बहुत सारे फार्मर और हर्ट्समैन सिटी पॉपुलेशन में जो है इंक्लूड होते हैं इनके अनुसार, और फुल पार्ट टाइम क्राफ्ट्स पर्सन, मर्चेंट्स, ट्रांसपोर्टर्स, ऑफिशियल प्रिस्ट वगैरह होते हैं।
और पृष्ठ की चर्चा मैंने नहीं की थी। पृष्ठ का मतलब पुजारी। शहरों में जब मंदिर होंगे तो उसकी देखभाल करने के लिए पृष्ठ को रखा ही जाएगा। और फार्मर्स जो है वो अपने हैंड ओवर करते हैं सरप्लस की, जिसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। पब्लिक बिल्डिंग की चर्चा भी हम लोगों ने की है और सोशल सरप्लस की चर्चा की है, वेल्थ की चर्चा की है कि किस प्रकार से सोसाइटी में जब हेल्थ बढ़ेगा तो वेल्थ जनरेशन की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। और क्योंकि बेकार के चीज़ों में खर्च होगा नहीं पैसा, और ट्रेड बिटवीन द ऑफ रूलिंग स्टेट्स एंड रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, जाहिर सी बात है कि ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज़ भी बहुत बेटर होगा और प्लानिंग भी अच्छा होगा, पीस होगा, सिक्योरिटी होगा। जहाँ जहाँ का हेल्थ बेटर हो आम आदमी का, वहाँ पीस और सिक्योरिटी भी अपने आप मौजूद हो जाएंगी। ये चीज़ें हैं। और रिकॉर्डिंग किस प्रकार से राइटिंग और न्यूमरल नोटेशन सिस्टम, ये एजुकेशन सिस्टम की जैसे मैंने चर्चा करी थी कि एजुकेशनल सिस्टम का मेन जो फाउंडेशन है वो राइटिंग और राइटिंग पे ही डिपेंडेंट होता है, किसी भी और थिंकिंग पैटर्न पे होता है। राइटिंग और थिंकिंग के अलावा यहाँ पर न्यूमरल नोटेशन दिया है इन्होंने कि पुराने समय में जो व्यापार था वो कहीं ना कहीं आंकड़ों पर आधारित था, इसीलिए इसको इन्होंने महत्वपूर्ण माना है मैथमेटिक्स को। न्यूमरल अर्थात यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात की जा रही है और ये तो बहुत ही लॉजिकल है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। और राइटिंग जो है वो एग्जैक्ट प्रैक्टिकली यूजफुल साइंस और अर्थमेटिक, जैसे अभी बताया मैंने, ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी, वही एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है। एक राइटिंग न्यूमरल और दूसरा सब्जेक्ट की चर्चा की जा रही है, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री। देख सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री की चर्चा की जा रही है कि खेती करने के लिए और घर बनाने के लिए ज्योमेट्री की तो आवश्यकता होगी ही, होनी ही चाहिए। और एस्ट्रोनॉमी की चर्चा जो शुभ अशुभ का जो काल होता है या बारिश का समय देखने के लिए, क्योंकि जो पुराने समय के जो फार्मर थे वो बहुत हद तक बाहर रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थे, इसीलिए एस्ट्रोनॉमी की जानकारी भी कहीं ना कहीं सही है, मतलब प्रासंगिक दिखाई पड़ती है। और बाकी तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा मैक एडम्स और वीडी चाइल्ड ने क्या क्या कहा था। और बाकी ये चीज़ें आसान है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, लॉन्ग डिस्टेंस समझना, और बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है। सिक्योरिटी और बाकी सारी चीज़ें हैं, बहुत ही जो है ऐश्वर्यशालीन जीवन जीते थे। दयाराम साहनी का नाम सभी लोगों ने सुना होगा कि इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और मैक एडम्स के जो ने चर्चा किया कि सिटी का विकास किस प्रकार से हुआ, वो क्या कहते हैं, मेनली उनका फोकस है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल सरप्लस और उससे संबंधित वेल्थ, जो आप वेल्थ जमा करते हैं उसको खर्च करते हैं, तो यही उन्होंने बताया। और एक और नाम है जो सोबर्ग है, सोबर्ग, SHJ-O है, सोबर्ग इसको पढ़ेंगे, जे साइलेंट होगा यहाँ पर। तो वो क्या कहते हैं कि राइज और फॉल ऑफ एम्पायर में चर्चा करते हैं कि पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था सोशल ऑर्गेनाइजेशन और एम्पायर को कंट्रोल करने में या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में। तो इनसे संबंधित बस समझने वाली बात यही है कि मान के चलिए कि समाज में जो अगर 4 कास्ट थे और इन 4 कास्ट को जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के नाम से जाना जाता था, इसको कंट्रोल करने के लिए जो किंग होते थे वो अगर समाज में आपसी भाईचारा और जो सद्भाव है, इंटीग्रिटी अगर नहीं बना के रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी थ्रेट होगा, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट होगा और एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट भी होगा। तो ऐसी स्थिति में समस्या होगी ही। तो बहुत ही जेन्युइन फ़िलॉसफी है या थ्योरी है ये, और इसको समझना कोई बहुत कठिन नहीं है। इसीलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अब और देखेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत बताए गए। माधव स्वरूप वत्स जो है वो हड़प्पा की खुदाई करते हैं 1920 के दशकों में, 1920 से 1930 के दशकों में। और ये भी महत्वपूर्ण है, बता दूं कि आपको कि जो दशक होते हैं एक्चुअली में वो जैसे 1920 का दशक दिया हुआ, तो इसका टाइमिंग जो होगा वो 1920 से लेके 1929 तक होगा। और 1930 का जो दशक है वो उसको माना जाएगा 1930 से लेके 1939 तक। तो ये आप इसको ख्याल रखेंगे, इसमें इतना ही था समझने के लिए। और आप देखिए यहाँ पे फिगर में कि किस प्रकार से जो है कुछ महत्वपूर्ण जगहें हैं जिनको याद करना बहुत आवश्यक है। और मेन सिटीज़ के रूप में मोहनजोदड़ो तो हैं ही, और सूत्रकागेंडर जो है अंतिम छोर है हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन का। ये आपका पूरा सिविलाइजेशन है और इस सिविलाइजेशन का ये आपका जो है वो वेस्ट साइड है
और जो आपका ईस्ट साइड है वो है आलमगीरपुर, और जो आपका नॉर्थ साइड होगा वो होगा जम्मू कश्मीर का रोपर और बारा, जिसको आप जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, ये यहीं तक पंजाब तक शो कर रहा है। आगे के हम लोग देखेंगे आगे कि और कहाँ कहाँ पे है। कालीबंगा और सिसवाल, बनावली ये और राखीगढ़ी, तो भीराना जो हरियाणा में है। घग्गर और हकरा रिवर जो है वो भारत के बाहर यहाँ से फ्लो करते हुए राजस्थान से दिखाई जा रही है। और कालीबंगा ठीक जो है वो कालीबंगा बनावली जो है वो आपके हरियाणा साइड में पड़ता है। सिसवाल भी हरियाणा में ही है। और चन्हू दरो ये महत्वपूर्ण है। धोलावीरा जो ये जो गुजरात के क्षेत्रों में पाया जाता है। और धोलावीरा और है। इनके अलावा नागेश्वर और रंगपुर और लोथल और धोलावीरा दोनों राजस्थान में है और दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नागेश्वर भी महत्वपूर्ण है। और कुंतासी, रोजदी और पादरी, सोमनाथ है तो जाहिर से जानते हैं सभी लोग। और महाराष्ट्र में भाग तरफ की चर्चा की जाती है, सवाल पूछा भी गया है। तो ये है आपके कुल मिला के महत्वपूर्ण जगह हैं। और डाबर कोट, अगर कोट कहीं आपको दिखाई पड़े तो जैसे कोट दीजी है या सुरकोटदा है, तो कोट ज़्यादातर जो कोट से इलाके है वो पाकिस्तान में है, इसको सुरकोटदा को छोड़ के। तो कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप चाहे तो प्रतियोगिता दर्पण का विशेष अतिरिक्त जो स्पेशल सीरीज आता है, अतिरिक्त अंक, उसमें आप देख सकते हैं इसको। और यहाँ चर्चा की जा रही है हड़प्पा मोहनजोदड़ो के महत्वपूर्ण सिटीज़ के बारे में कि लियोर वाला और गनवेरी वाला जो चोलिस्तान में है, और राखीगढ़ी हरियाणा और धोलावीरा राजस्थान में है, गुजरात में है। और इस प्रकार से अल्लादीनो जो कराची में है महत्वपूर्ण है, विलेज सेटलमेंट है और इसका साइज़ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा इसमें इतना ही है समझने के लिए और महत्वपूर्ण था। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कालीबंगा की चर्चा तो हम लोगों ने कर ली है कि इसलिए महत्वपूर्ण थी, इसकी भी हम लोग देखेंगे इसको। कालीबंगा ज़्यादातर अपने जले हुए अन्न पदार्थों से और जो अग्नि की वेदिकाएं जो थी जैसे चूल्हा वगैरह, और इसमें जो हवन कुंड होते थे, तो हवन कुंड के लिए जाना जाता है कालीबंगा, जले हुए चीज़ों के लिए। तो समझ सकते हैं काली जोरबंगन इससे संबंधित है। और बैंगन का अर्थ जो होता है वो बैंगल होता है एक्चुअली, चूड़ी, और काली अर्थात ब्लैक बैंगन के लिए जो है वो राजस्थान इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से जो है इसको कालीबंगन नाम से पुकारा गया। लेकिन ऐसे याद रखना है कि ये जो है फायर पिट के लिए, होली फायर पिट जो गड्ढे बनते थे, हवन वेदिका जिसको आप कह सकते हैं, तो वही इसका निर्माण होता था, इसी वजह से ये जाना गया। और आगे देखेंगे कि बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे डॉकयार्ड एट लोथल, चूँकि राजस्थान का ये जो गुजरात का जो इलाका है, ये जो तट है, तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि आप देखिए लोथल का जो यहाँ पे पिक्चर में है, अब देखिए लोथल का, गुजरात की लोथल इसमें शो नहीं कर रहा है, परंतु अंतिम छोर में है जहाँ भी है लोथल। तो मेरे ख्याल से ये दोनों में से कहीं एक है लोथल। और इस लोथल पे क्या बना हुआ था कि डॉकयार्ड, अर्थात जो शिप के को रेस्ट करने के लिए एक जगह बनाया गया। और यहाँ पे अन्न का खदान वगैरह, अन्न का जो फूड स्टोरेज, फूड स्टोर हाउस आप कह सकते हैं इसको। जो थोड़ा सा है, बहुत ही आसान है। जो जहाज आते थे वो यहाँ किनारे पे लगते थे और जिससे अनाजों को निकाल के यहाँ के शिप में डाल दिया जाता था, इसलिए फूड स्टोर बनाया गया। तो लोथल इसी के लिए जाना जाता, अपने फूड स्टोर के लिए। और लोथल जो है उसके सिद्धांत बहुत सारे दिए गए कि एक डॉकयार्ड नहीं है यहाँ पे कोई, जो है सिद्धांत जो है ये रिजर्वोयर नहीं था फूड रखने के लिए। तो अलग अलग सिद्धांत ने दिया गया है
अलग अलग लोगों के द्वारा। कुछ लोग ये मानने के फेवर में नहीं है कि वहाँ डॉकयार्ड था, लेकिन आप समझ सकते हैं कितना लॉजिकल है कि समुद्र का तट है तो वहाँ तो जाहिर सी बात है कि ये डॉकयार्ड होगा ही। और वहाँ जब डॉकयार्ड होगा, जब शिप आएंगे जाएंगे तो वहाँ से अनाज निकालेंगे, तो वहाँ पर जमा करने की व्यवस्था भी होगी, फूड रिजर्वोयर भी वहाँ पर था। तो इसीलिए सिद्धांत कि वहाँ नहीं था, ये सिद्धांत बहुत ही कमज़ोर है और इसको खारिज कर दिया गया है इतिहासकारों के द्वारा। और देख सकते हैं कि मांडा जो जम्मू और कश्मीर में है, ये जो है आपका सबसे नॉर्थन साइड पड़ता है, नॉर्थ साइड। और बाकी सब साइड की चर्चा हम लोगों ने की है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन जो है एक्चुअली पैरेललोग्राम के जैसा है। और उसका जो एक्सपेंशन है वो है 6,80,000 से 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और जो नॉर्थ साइड में मांडा था, उसके अलावा कश्मीर में साउदर्न मोस्ट मालवन इन सूरत, साउदर्न मोस्ट में जो है वो है मालवन इन सूरत डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। और ईस्टर्न मोस्ट में है आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो और जो सबसे वेस्ट साइड था उसको हम लोग को देखा कि सूत का गेंडौर जो है वो सबसे वेस्ट साइड है, सबसे ईस्ट साइड है आलमगीरपुर, नॉर्थ साइड है मांडा और साउथ साइड है मालवन इन सूरत। तो ये है इंडस सिविलाइजेशन का एक रूपरेखा। और इसमें चर्चा की जाती है ऋग्वेदों में जो है बहुत सारी नदियाँ थीं, जैसे घग्गर हकरा रिवर की चर्चा तो हम लोगों ने की देखी भी है। और सरस्वती रिवर जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है ऋग्वेदों में, इसकी चर्चा भी की गई है। और ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, जिसको इंडस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, वो इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मिथकीय नदी इसको कहा जाता है क्योंकि इसका प्रमाण मिलता नहीं है। और अगर आप इस तरह से देखें कि जो प्रयागराज है, जहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती का जो सम्मिश्रण होता है, मिलन होता है यमुना और सरस्वती का, तो सरस्वती रिवर कहा जाता है विलुप्त है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको अगर आप देखें तो उसका अलग ही नज़रिया होगा। परंतु इतिहास की निगाहों से देखें तो सरस्वती को विलुप्त ही माना जाता है। परंतु अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि सरस्वती जो है विलुप्त नहीं हुई है, परंतु ज़मीन के नीचे भी बह रही है। तो खैर, तो यही इन तीनों नदियों के मिलने से त्रिवेणी संगम जो है अभी भी महत्वपूर्ण है, प्रयागराज का वो स्थल है जिसके बारे में मुझे लगता है कि आप लोगों को मालूम होगा। और दूसरी बात है कि वी.डी. चाइल्ड ने जो सिद्धांत दिया था कि आपको याद होगा अभी कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रेड में जो राइटिंग सिस्टम था, उस राइटिंग सिस्टम के अलावा नोटेशनल सिस्टम भी बहुत महत्वपूर्ण था और उसके अलावा अर्थमेटिक महत्वपूर्ण था। तो महत्वपूर्ण अर्थमेटिक इसलिए था क्योंकि ट्रेड के लिए ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जाना गया। और उसमें जो रेशियो था, जिसमें गणना की जाती थी या जो नापा जाता था चीज़ों को, तो वो हमेशा डबल होते थे, 1:2:4:8:16:32 के रेशियो में। तो ये था महत्वपूर्ण। और इसको कैसे जाना गया है, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो काल के जो स्टोन और कॉपर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसके आधार पे। और जिम सैफर जो है वो कहते हैं इंडस वैली ट्रेडिशन के बारे में कि वो ह्यूमन एडेप्टेशन के द्वारा न्यूलिथिक चालकोलिथिक स्टेज से डेवलप होके हड़प्पा सिविलाइजेशन के रूप में विकसित हुआ। तो ये एक लॉजिकल है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता को चूँकि लिखना आता था, पढ़ना आता था, तो उसके पूर्व में जो आदिम युगीन संस्कृति थी, प्रिमिटिव, यानी कि जो इतिहास का जो 2 फेज है, जिसको आप जानते हैं कि यह 3 फेज है, इसमें एक ऐसा फेज जिसमें लिखना नहीं आता था, तो वो सबसे प्रिमिटिव स्टेज था। और दूसरा स्टेज जिसमें आधा लिखना आया, तो जिसको हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता को जिसमें रखा जाता है कि उसकी लिखी हुई लिपि तो है, परंतु हम लोग उसको पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये दूसरा स्टेज है। पहला स्टेज में क्या हुआ कि ऐसी संस्कृति थी जहाँ के लोगों को एकदम लिखना नहीं आता था, एकदम पूरा लिखना नहीं आता था। इन लोगों को लिखना आता था परंतु इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे। दे कैन राइट, लेकिन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे। राइटिंग हो सकता था परंतु उसको अभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, इसीलिए हड़प्पा को सेकेंड स्टेज में रखा गया। थर्ड स्टेज जो है वो हिस्टोरिकल एज जिसको कहते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग आते हैं। तो जो भी चीज़ें लिखी गई वैदिक काल से जो भी चीज़ें लिखी गई वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं दोनों।
रीड एंड राइट बोथ संभव है, इसीलिए इसको हिस्टोरिकल पीरियड भी कहा जाता है। तो ये तो बहुत ही लॉजिकल है, आप सब लोग इसको मालूम ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटी ही जो आदिम युगीन जो आदि मानव थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने का खुद का विकास किया, और वही जो है आगे जाके अर्ध सभ्य मानव बने, और जिसको हम लोग हड़प्पा और संस्कृति के नाम से जानते हैं, जो लिखना जानते थे परंतु उतनी विकसित नहीं थी उनकी लेखनी। और उसके बाद वही मानव जो है हिस्टोरिकल में पेज हुए। तो यही जिम सफ़र का कहना है। लॉजिकली कहते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता वो लॉन्ग सीरीज है। ह्यूमन डेवलप करते हैं, प्रथम से सेकंड स्टेज में आते हैं, फिर थर्ड स्टेज में जाते हैं, और इस प्रकार से ये सिद्धांत दिया गया डेवलपमेंट का। तो बहुत सारे तकनीक हैं जानने का हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता का, जिसे कार्बन 14 डेटिंग माध्यम दिया हुआ है, और इसके हिसाब से हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता 26 से 1900 BC तक था। और DP अग्रवाल ने जो सिद्धांत दिया है, उनका कहना था कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता 2300 से 2000 BC तक था। और तीसरा कुछ सिद्धांत दिया गया है 2000 से 1700 BC। परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्बन डेटिंग वाला ही है, सबसे ज़्यादा मान्य है। और हड़प्पा कल्चर जो है, अर्ली हड़प्पन कल्चर, वो है 3200 से 2600 BC। मैच्योर जो है वो 2600-1900, और लेट जो है वो 1900 से 1300। 1300 तो नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता 1500 में ईसा पूर्व में वैदिक सिविलाइजेशन के आने के बाद जो है वो बहुत हद तक विनष्ट हो जाता है। परंतु पूर्ण नष्ट होने की संभावना भी नहीं है, किसी भी चीज़ को पूर्णतः नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो उसके कुछ लोग जो है वो दक्षिण भारत में चले गए होंगे। तो ये अप्रोक्सीमेट डेट दिया हुआ है और बहुत ही मान्य है। तो इसको ध्यान में रखना होगा कि 2600 से 1900 का जो पीरियड है वो आपके कुल मिला के 700-800 का समय है। और इसके बाद ये है जो आपके 1200 से 1300 से लेके और 1900 तक है, तो कुल मिला के आपके जो है वो 7 साल होते हैं। तो 7 साल यहाँ पे है, 8 साल यहाँ पे है, और इसके बाद 3200 से 2600 में देख सकते हैं कि जो है 7 साल 8 साल 7 साल ये फेज रहा है अर्ली का, मैच्योर का और हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा होगा। कृपया करके चैनल को प्रमोट करने का प्रयास करें, क्योंकि आप ही के प्रोत्साहन और सपोर्ट से मैं अच्छा काम करने के लिए उद्यमशील होने के लिए प्रेरित होता हूँ। तो अभी तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर।